हे गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। दोस्तों, सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि स्टेट है क्या। स्टेट, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, आर्टिकल 12 के अंतर्गत आता है। इसमें अगर हम स्टेट की बात करें, इसके अंडर आता क्या क्या है। जो भारत सरकार है वो स्टेट के अंडर में आती है। पार्लियामेंट है हमारी, जो संसद है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, ये भी हमारा स्टेट के अंदर आता है। अगर हम बात करें विधानमंडल की, जिसमें से विधानसभा, विधान परिषद, ये दोनों के दोनों, और प्रदेश सरकार, ये भी हमारे स्टेट के अंडर आती हैं। म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सारे के सारे स्टेट के अंदर आते हैं। अब आप ये पूरा एक फिगर देख पा रहे होगे। इसमें ओएनजीसी आप देख रहे हो, आईडीबीआई बैंक आप देख रहे हो, और इसके साथ साथ आप एलआईसी देख रहे हो। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आर्टिकल 12 के अंतर्गत, और ये सारे के सारे स्टेट के अंडर आते हैं। ये वही चीज़ है विधान परिषद, जो मैंने आपको बताया था। विधान परिषद चूंकि हर राज्य में है नहीं, हमारे यहाँ 29 स्टेट है, जिसमें से 7 स्टेट में विधान परिषद है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, बिहार है, जम्मू एंड कश्मीर है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और यूपी है। बाकी जगह पर हमारे विधान परिषद है नहीं। तो लेकिन जहाँ जहाँ भी है वो स्टेट के अंदर आई। क्या दोस्तों एनसीईआरटी स्टेट है? आंसर है नहीं, ये ध्यान रखना। और जो हमारी जो जुडिशरी है, यानी कि न्यायपालिका है, वो भी स्टेट के अंदर नहीं आती। हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 के बारे में। हर एक लेक्चर में हमने टुकड़ों में बांटा हुआ है, तो उसको हम पढ़ेंगे। अब ये देख लेते हैं क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया हुआ है मैंने। राइट टू इक्वालिटी की बात करें 14 से 18। आज इस लेक्चर में हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं, और बाकी को लेकर के मैं अलग अलग लेक्चर बनाने वाला हूँ। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यह हमें आर्टिकल 29 और 30 प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 31 में कभी कभी किसी रोज राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कैसा क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आता है आर्टिकल 32 पे। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसके लेक्चर का आप वेट करेंगे। ये देखिए हिंदी भाषियों के लिए, इसको देख लीजिए, जो मैंने अभी तक बोला ये वही है। अब आते हैं हम राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे। ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। आइए एक एक आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 14 में हम देख पा रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। दोस्तों, इस देश का अमीर आदमी और इस देश का गरीब आदमी दोनों को न्याय मिलेगा अगर हम जुडिशरी के पास जाते हैं। यही है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर बंदा है, उसके साथ एक गरीब बंदा अगर केस लड़ रहा है तो उसमें कोई विभेद हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के दोनों इक्वल हैं। जो सजा एक अमीर को मिलेगी वही एक गरीब को मिलेगी, या यूं कहे जो एक गरीब को सजा मिलेगी वही एक अमीर को सजा मिलेगी। यानी क्रिमिनल क्रिमिनल है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं है। आइए आर्टिकल 15 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 15 में आप देख पा रहे होंगे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब साफ साफ है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते। यानी कि कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, हमें कोई भी मतलब विभेद नहीं होगा इसमें। सारे के सारे सेम ही है। कास्ट के आधार पर नहीं कर सकते कि आप यहाँ कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, ये कुआं इसका है, वो कुआं उसका है, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज याद रखना, वुमेन और चिल्ड्रन को लेकर के आर्टिकल 15 की 3 और 4 में ये व्यवस्था की गई है कि इनको हम कुछ रिजर्वेशन दे सकते हैं, इनके लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप देखते होंगे कि जैसे वुमेन रिजर्वेशन की बात होती है, तो हम इस आर्टिकल में वैसे बात हम कह रहे हैं कि कोई विभेद नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों को और महिलाओं को ये छूट दी गई है। आर्टिकल 16 की बात करते हैं दोस्तों।
आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार के बारे में अगर हम बात करें तो सभी को रोजगार मिलने का अधिकार है। हम किसी आधार पर विभेद नहीं कर सकते कि इस जाति वाले को ये रोजगार नहीं मिलेगा, इस जाति वाले को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग संविधान की नज़र में, इस आर्टिकल की नज़र में बराबर है। देख लेते हैं, वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने बताई वही लिखी हुई है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है, लेकिन पिछड़े वर्ग को और जो SC/STs हैं तो उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, इनको सोशली थोड़ा मजबूत करने के लिए हम कुछ छूट दे सकते हैं। आर्टिकल 17 की बात करें तो छुआछूत को यहाँ पे पूरी तरह इसमें रोक लगाई गई है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत क्या है, पूरी तरह बैन है। अगर आप बैन करोगे तो अंदर जाओगे, मतलब अगर आप मानोगे तो अंदर जाओगे। आर्टिकल 18 देखते हैं। इसमें मिलिट्री, अगर आपको मिलिट्री आपको कोई टाइटल देती है तो आप उसको अपने नाम के आगे लगा सकते हो। अगर एकेडमिक स्टडीज के दौरान अगर आपको कोई टाइटल मिलता है तो उसको भी आप लगा सकते हो, लेकिन बाकी किसी टाइटल को आप यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको कोई सर की उपाधि दे दे, सर X, सर Y, तो आप इसको नाम के आगे बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो यानी टाइटल को लगाने का बैन लगा हुआ है इस आर्टिकल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 14 से 18 तक के बारे में हमने बात करी, समता के अधिकार के बारे में। अब जब अगला लेक्चर में बनाऊंगा तो 19 से 22 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह मैंने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो आगे के वीडियोस देखने के लिए। और दूसरी व्यवस्था हमने ये की है, कई लोग कहते थे कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, इसलिए हमने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। इसको आप व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हो, उस पर आप लिख सकते हो स्टडी ऑनलाइन और सेंड कर दो इस व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फर्दर अगर आपको पॉलिटीज के और मिडविल इंडिया के नोट्स चाहिए हैं और वीडियो चाहिए हैं तो आपको इसके अपडेट्स इस पे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हे गाइस, व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। आपका सब बढ़िया चल रहा होगा। और पिछला लेक्चर मैंने बनाया था आर्टिकल 14 से 18 तक को लेकर के, और अब आर्टिकल 19 से 22 तक की हम बात करने वाले हैं, राइट टू फ्रीडम के बारे में। दिस इज मी आशीष। दोस्तों, तो बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 हमको क्या क्या अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 19 हमको राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। जो हम लोग बोलते हैं कि भाई हम अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमको स्वतंत्रता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? वो आता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। अब लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। बोलने का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप किसी को गाली देना शुरू कर दोगे, देश के विरुद्ध बोलना शुरू कर दोगे। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आपको अपने दायरे में रहकर बोलने का जो अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है, वो आपको मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 के अंतर्गत। अगली चीज देखते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली की, असेंबल होने की यानी गैदर होने की, इकट्ठा होने की हमको ताकत देता है आर्टिकल 19। हम पीसफुली कहीं पे भी गैदर हो सकते हैं, लेकिन हमें अस्त्र शस्त्र रखने को नहीं मतलब छूट दे दिया है कि पता चला हम बंदूकें लेकर के कहीं पे असेंबल हो गए, इकट्ठे हो गए। हाँ, हम अपना विरोध जता सकते हैं, हम कहीं भी जाके असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन पीसफुल हम वहां पे इकट्ठे होंगे, ना कि हथियार लेकर के। अगली बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियन। हमको यूनियन बनाने का अधिकार भी आर्टिकल 19 देता है। आप देखते हो कई यूनियन तैयार हो जाती हैं, वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये अधिकार हमको मिलता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, दिल्ली से बिहार, बिहार से उड़ीसा, ये मूवमेंट करने का हमको अधिकार मिलता है। हम यहाँ से वहां कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं, ये नहीं कि हमारी अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, हमको कहीं पे भी अपना घर बनाने का, निवास बनाने का अधिकार हमको मिलता है। अच्छा याद रखना, डोमिसाइल और प्लेस ऑफ बर्थ, ये वो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। निवास प्रमाण पत्र जिसको आप कहते होगे, और जन्म स्थान दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जन्म स्थान तो फिक्स है कि आप यहाँ पैदा हुए, लेकिन आप डोमिसाइल, निवास कहीं का भी बना सकते हो जहां के आप रहने के इच्छुक हो। मान लो आप बिहार के रहने वाले हो, आप यूपी में बनाना चाहते हो अपना निवास, तो आपको वहां का डोमिसाइल मिल जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट का अधिकार हमको कहां पे मिलता है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत मिलता है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड ऑफ बिजनेस, ये पढ़ लीजिए आप,
इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, ऑक्यूपेशन को अपना सकते हैं, कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जो कि लीगली लेकिन करेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बैन लगा हुआ है हम उसी का बिजनेस शुरू कर दें। मान लो बिहार में शराब बैन कर दी तो आपने उसी का बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना। तो इन हदों में रहते हुए, इन दायरे में रहते हुए, इस एम्बिट में रहते हुए, इस एरिना में रहते हुए आर्टिकल 19 का यूज होता है। अब देखते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, इसको आप स्लाइड है, स्लाइड को रोक करके वीडियो को रोक करके आप इसको देख सकते हो। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस। इसका मतलब आप ये समझ लो कि मान लो 2017 में आपसे धोखे से कोई चूक हो जाती है, आप थोड़ा बहुत कोई क्राइम कर देते हो जिसका फाइन आपको मान लो 100 रुपए लगाया जाता है। अब 2018 में मान लो उसका फाइन बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया गया, ठीक है ना। जो जो आपने मान लो थोड़ा बहुत ऑफेंस आपसे हो गया तो आप को जो लीगली चार्जेस आप पे लगाए गए 100 रुपए के लगाए गए। अब मान लो पेनल्टी बढ़ करके 2018 में नियम बना दिया गया कि भैया उस पर 1000 रुपए लगेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि 1000 लगने लगा तो बाकी का जो 1000 में 100 रुपए घटाने के बाद जो पैसा बचा वो आपको देना पड़ेगा। ना ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि आपको 900 रुपए ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कि 100 रुपए आज लगता था 2017 में चार्जेस, नियम कानून बदल गए, उसी चीज पर चार्जेस बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया गया, यानी 900 रुपए का इंक्रीमेंट वहां पे हो गया। अब आपसे ये थोड़ा ना पुलिस कह देगी आकर के आओ भाई अब आपको 900 रुपए और पे करना पड़ेगा और क्योंकि नियम बदल गया है। नहीं, क्योंकि एक बार आपसे चार्जेस वहां पे लिया जा चुका है, तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। दूसरी चीज क्या है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर आपको भैया किसी की चीज के लिए सजा एक बार मिल गई, मान लो 2 साल की, तो वैसा थोड़ा ना कि सेम ऑफेंस के लिए आपको दोबारा फिर सजा दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। तीसरी चीज समझते हैं, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप किसी भी बंदे को बाध्य नहीं कर सकते, ये कबुलवा नहीं सकते कि नहीं भैया ये क्राइम तुम ही ने किया है, ठीक है ना। बाध्य नहीं कर सकते आप। अगर इस तरह होने लगे तो पता चला पुलिस पकड़ के ले गई और उसको सबूत नहीं मिल रहा है, उसने उसी से कबूलवा दिया कि भैया तुमने क्राइम किया, मारा पीटा इतना ज्यादा कि वो बंदा खुद ही कबूल दिया। तो ये भी नहीं है। ये स्वतंत्रता हमको क्या है, आर्टिकल 20 में मिली है। बंदा अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा, विटनेस नहीं बनेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, सेम ऑफेंस के लिए 2 बार आप सजा नहीं दे सकते। तीसरी चीज, पेनल्टी अगर मान लीजिए आगे चल के बढ़ जाती है तो आप उससे वसूली नहीं करोगे, जो पहले एक बार लग गई सो लग गई। अब आते हैं आर्टिकल 21 में, जरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बड़ा ध्यान से समझना भाई। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, 2 चीजें बोल रहा है। एक तो बोल रहा है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। लाइफ का मतलब ये थोड़ा ना है ब्रीदिंग कर रहे हैं हम, सांसें ले रहे हैं तो लाइफ चल रही है ना, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कुछ और है जो कि अभी मैं आगे स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। जो लिखा हुआ है कि लाइफ इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली द फिजिकल एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, मतलब कि फिजिकल एक्ट ऑफ सांस ले रहे हैं मतलब जीवन हमें मिला हुआ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कहने का, अब आपको जानवरों से बर्ताव आपके साथ किया जाता है तो क्या आप जिंदगी जी रहे हो, आपकी डिग्निटी हर्ट नहीं हो रही, उसमें हर्ट हो रही है आपकी डिग्निटी। इसका मतलब क्या है, या आपको लाइफ एक मतलब डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, मतलब ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने के लिए, जो एक मनुष्य को जीने के लिए चाहिए, जो चीजें चाहिए, जैसे लिवलीहुड चाहिए अपन को, हमको हेल्थ हमारी सही होनी चाहिए, हम मतलब स्वास्थ्य का ध्यान होना चाहिए हमको। ये नहीं कि हम जहां रह रहे हैं वहां पे पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, तो मतलब ये गवर्नमेंट सुनिश्चित करे, ये आपका राइट है कि पोल्यूशन फ्री एयर आपको मिले, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या आती हैं इस आर्टिकल 21 के अंदर आती हैं। राइट टू पर्सनल लिबर्टी के साथ रहना, ठीक है ना। लिबर्टी ये थोड़ा ना कि पता चला तुमको गुलाम बना के रखा हुआ, हम जैसे पहले चलते थे गुलाम वंश वगैरह, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसको खरीद ले गए, अपना गुलाम बना लिया, अब वो आपकी सेवा भाग में लगा हुआ है, दास प्रथा है, ले गए भाई आपको दास बना के रखा हुआ, नहीं, इससे उसकी डिग्निटी हर्ट हो रही है। आपको क्या करना है, उसको वही चीजें सुविधाएं मुहैया करानी है जो एक ह्यूमन फ्रीली रह सकता है। आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप किसी के दास नहीं हो, आप सरकार के अंडर में जरूर आते हो लेकिन आप उसके दास नहीं हो, आप किसी पर्सन के दास गुलाम नहीं रह सकते, ठीक है ना। राइट टू लाइफ मतलब डिग्निटी के साथ आपको जीना है, आपको जानवरों जैसा जीवन नहीं जीना। पोल्यूशन फ्री एयर आपको मिलनी चाहिए, हेल्थ आपकी अच्छी रहनी चाहिए, यानी अस्पताल वगैरह की सारी व्यवस्था होनी चाहिए, आप जाओ अपना इलाज करा सको, ठीक है ना। लिवलीहुड मतलब आजीविका क्या कर सको, आप कमा सको, ये डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार आपको कौन देता है, वो आपको देता है आर्टिकल 21। अच्छा, कुछ चीजें और बताता हूं मैं अगली स्लाइड में आपको। देखो ये है आर्टिकल 21, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट टू मेडिकल केयर।
आपके पास राइट है इस चीज का, ठीक है ना। फूड आप मांगते हो ना, फूड सिक्योरिटी वगैरह मांगते हो, आप लिवलीहुड मांगते हो, शेल्टर मांगते हो। अच्छा, एक चीज आजकल बहुत चल रही है, राइट टू प्राइवेसी। आधार कार्ड को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है कि हमारी भाई प्राइवेसी पे बट्टा लग रहा है, प्राइवेसी हमारी चली ना जाए, हमारा डेटा कोई चुरा ना ले, कैप्चर ना कर ले, दूसरे देशों को बिक ना जाए हमारी, मतलब ये प्राइवेसी की बात हम जब करते हैं, राइट टू प्राइवेसी की बात हम करते हैं, तो वो हमको कौन देता है? वो आर्टिकल 21 देता है। अब ये थोड़ा घर में आप अंदर हो, लोग आए घुस गए आपके अंदर, मतलब प्राइवेसी आपकी हर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। राइट टू प्राइवेसी का जो आपको अधिकार देता है वो आर्टिकल 21 देता है। आगे देखते हैं, राइट टू एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2003 में आप देखा होगा, शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, आपको मिला हुआ था। तब ये अटल जी की गवर्नमेंट उस समय हुआ करती थी। तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार आपको दिया गया है, किसके अंतर्गत? आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। आगे देखते हैं, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, मतलब ये नहीं कि पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, आप जिस शहर में रह रहे हो, नहीं। आप देखते नहीं हो, उससे कह देते हैं सिगरेट धूम्रपान निषेध, आप पब्लिकली नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, सिगरेट नहीं पी सकते हो। ये सारी चीजें आप क्या करती हैं? पोल्यूशन फैलाती हैं। तो ये आपका पास आर्टिकल 21 आपको अधिकार देता है कि आप उससे कहो कि हमको हेल्दी इन्वायरमेंट का अधिकार मिला हुआ है, ये सब काम करना यहाँ बंद कर दो, हमको शिक्षा चाहिए, हमको पढ़ना ही पढ़ना है, हमको लाइफ में आगे बढ़ना है। राइट टू प्राइवेसी आप इस किसके अंदर मांग सकते हो? ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आप मांग सकते हो। अब देखते हैं आर्टिकल 22, ये हमको क्या क्या चीजें दे रहा है। अब समझो इसको। आर्टिकल 22 कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू एवरीवन। It provides for protection against arrest and detention in certain cases. It provides for the following: every person who is arrested shall be informed as soon as possible of the ground for such arrest and shall not be detained in custody without doing so. इसका मतलब क्या है? पुलिस अगर आपको पकड़ने आती है तो पुलिस को बताना पड़ेगा कि सर आपको क्यों पकड़ा जा रहा है, आपने क्या क्राइम कर दिया, आपने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से हम आपको क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं। ये आपको बताएगी पुलिस। अगर नहीं बताती, आपको पकड़ के नहीं ले जा सकती। ये आपको अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 22। पुलिस आपको पकड़ने आती है, आप पूछो कि आप हमको क्यों अरेस्ट कर रहे हो, और पुलिस को आपको बताना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं, ही शैल नॉट बी डिनाइड टू राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रोसिक्यूटर ऑफ हिज चॉइस, या फिर प्रैक्टिशनर, ठीक है ना। तो मतलब कहने का कि आपको वकील करने का अधिकार है, आपको वकील से चीजें कंसल्ट करने का अधिकार है, ठीक है ना। अगर आपको पुलिस पकड़ने आ रही है, नहीं सीधा ही अरेस्ट करके लेके चली गई, नहीं, आप कहो मैं पहले कंसल्ट करूंगा अपने वकील से। ये आपको अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 22 देता है। आपको पुलिस आपको सूचित करेगी आपको क्यों पकड़ा गया है, यह अधिकार आपको कौन देता है? आर्टिकल आपको 22 देता है। आगे की जो तीसरी लाइन है वो कह रही है, every such person shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours। इसका मतलब आप समझ लो, पुलिस अगर आपको पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको, यानी किसको? पुलिस को आपको ले जाना पड़ेगा नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में। ये नहीं कि पकड़ के ले गई, कैद करके रखे हुए, 24 घंटे के अंदर उसको ले जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, ठीक है ना। इस तरह तो पता चला किसी को लेके चली गई, महीनों रखे, हफ्तों रखे, सालों रखे, इससे क्या है? आपका राइट टू फ्रीडम आपका हर्ट हो रहा है। आर्टिकल 22 आपको अधिकार देता है, इन सारी चीजों से आपको क्या करता है? बचाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज और, कुछ चीजों में ये लागू नहीं होता। एनिमी, शत्रु देश का कोई बंदा अगर यहां गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं कि 24 घंटे के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास को लेकर जाएंगे, हम उसको बताएंगे कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, आपको हम टाइम देंगे कि जाओ आप वकील कर लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आर्टिकल 22 उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ये नंबर है, इस पर आप मैसेज करो स्टडी ऑनलाइन और इस पर टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फ्री पीडीएफ, फ्री वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।